शहजाद जी, हमारा देश भी कहीं ना कहीं दुनिया में होने वाली हर गतिविधि से प्रभावित होता है और इसका कारण यह है कि हम इस दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों में से एक हैं। हमारी धमक है, हमारा दबदबा है। आज जो ये राहत सामग्री शुरू हुई है, आपको लगता है शहजाद जी कि अब ये युद्ध कहीं ना कहीं दो बंधक भी रिहा हुए हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहा है जहां बातचीत शुरू हो पाए? क्या समझते हैं आप इससे? देखिए, आपके शो का जो आज शीर्षक है और जो आपका इंट्रोडक्शन था, उसमें आपने एक लाइन कही कि दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। लगभग ऐसी ही स्थिति यूक्रेन रशिया के क्राइसिस में भी हमने देखी। परंतु उस समय हो या इस समय हो, एक कॉमन फैक्टर नोट कीजिए कि दो खेमों में बटी हुई दुनिया के होने के बावजूद भी एक लौता देश और एक लौता वैसा राजनीतिक व्यक्तित्व जो दोनों तरफ की बात कर सकता है, दोनों तरफ से बात कर सकता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत है। उस समय यूक्रेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और रशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करना, जो अमेरिका के लिए भी मुनसिफ नहीं संभव नहीं था, उस समय पर शी जिनपिंग के लिए भी संभव नहीं था। और आज भी आतंकवाद को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है और आतंकवाद से पीड़ित इजरायल के साथ हम बिना कोई शर्त खड़े हैं। जो वहां के नेतन्याहू जी है, उनके साथ हमने बात की और उसके साथ साथ हमने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बात की, क्योंकि भारत का हमेशा से एक लॉन्ग स्टैंडिंग पक्ष रहा है कि एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन जो स्व अस्तित्व में रहे इजरायल के साथ, और ये पूरा मामला शांतिपूर्वक बातचीत के माध्यम से ही स्थापित हो, ताकि लेजिटिमेट एस्पिरेशन जो है फिलिस्तीनियों के वो स्थापित हो पाए। उसके साथ हम आज भी खड़े हैं। आपको शायद पता होगा कि फिलिस्तीन को सबसे ज्यादा एड भेजने वाले देशों में से हम ही हैं। फिलिस्तीन को पहली बार विजिट करने वाले प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री मोदी है। सबसे ज्यादा ऊंचा नागरिक अवार्ड भी अगर फिलिस्तीन ने किसी को दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। परंतु आज सवाल क्या है? आज सवाल है कि ये दो देशों के बीच या दो संगठन समूहों के बीच का स्वास्तित्व का विषय नहीं है। आज ये सीधा सीधा इजरायल पर हुए आतंकवाद का विषय है। और इसीलिए फिलिस्तीन का बहाना बनाकर जो भी हमास की पैरवी करता है, जो भी आतंकवाद के पक्ष में आता है, आज तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना है। जैसे कि AIMPLB जिसके सदस्य असदुद्दीन ओवैसी है, वो कहता है कि हमास की जो एक्शन है, घटना है, वो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। क्या आतंकवाद को जायज ठहराया जा सकता है? CWC में कांग्रेस पार्टी हमास के आतंकवादी घटना का कोई भी खंडन नहीं कर पाते। यहां पर राजस्थान में कांग्रेस के नेता हमास के जो आतंकवादी हैं उनको सलाम करते हैं। लेफ्ट के नेताओं ने लगातार हमास के नेताओं की और हमास के संगठन की पैरवी की और इजरायल को आतंकवादी पक्ष बताया है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें करने वाले लोग दरअसल फिलिस्तीन के लोगों के भी दुश्मन है, क्योंकि वो फिलिस्तीन को हमास से जोड़ रहे हैं, और वो इजरायल के मासूम नागरिकों के भी दुश्मन है। इसीलिए आज उनको स्टैंड क्लियर करना चाहिए। हमारा स्टैंड क्लियर है, ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का समय है। ये बुद्ध का समय है और मानवता को बचाने के लिए एक भी निर्दोष नागरिक को मारा जाना ये अस्वीकार्य है। ये हमारा स्टैंड पहले से रहा है। परंतु आतंकवाद अगर किसी के साथ होता है तो आतंकवाद को भी मूल जगह से नष्ट करना, उसका भी अधिकार आतंकवाद से पीड़ित देश को हमेशा है, होता है और रहेगा। ठीक है शहजाद जी। एयर मार्शल चोपड़ा, जनरल मेसन, हम आप दोनों के पास आए हैं, आपसे समझे आज आपकी उपस्थिति यहां बहुत महत्वपूर्ण है सर। बट वारिस पठान जी से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। वारिस जी, सबसे बड़ी सेवा मानवता की सेवा आप मानते हैं, और फिलिस्तीन के वो लोग जो खाने पानी को तरस रहे थे, दवाएं तो बहुत दूर की बात है, वो उन्हें नहीं मिल रही थी। आपको लगता है कि एक राफा क्रॉसिंग खुलने से, ट्रक्स फिलिस्तीन के अंदर आने से एक राहत और उम्मीद मानवता की सेवा को लेकर बंधी है? जी सईद भाई, बिल्कुल। देखिए, राफा क्रॉसिंग खुलने से आज जो वहां पे दवाई, खाना, फूड जो की कमी पड़ गई थी, उसका कम से कम एक फायदा होगा। फिलिस्तीनी जो बच्चे इतने बेचारे डॉक्टरों के हम इंटरव्यू देख रहे थे, जो हॉस्पिटल से बोल रहे थे कि हमारा हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कम से कम वहां पर खाना पीना पहुंचेगा, खुद राहत होगी। लेकिन आप खुद देखिए सईद भाई, आज युद्ध का 14 दिन हो गए, 15वां दिन चल रहा है। इतने दिनों के अंदर इजराइल कितने बेगुनाह बेकसूर फिलिस्तीनियों को मार दिया गाजा पट्टी में, 4000 से ज्यादा, जिसके अंदर 1600 मासूम बच्चे थे। मासूम बच्चे जिनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं था, उनका भी कत्लेआम हो गया, नरसंहार हो गया, मर्डर हो गया। तो हम तो यही कहेंगे ना, इसराइल एक
वॉर क्रिमिनल है, नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है और इंटरनेशनल वॉर के कुछ कायदे कानून होते हैं। आप किसी का इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल बंद नहीं कर सकते। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया था, ईस्ट यूरोपियन कंट्री की जो हेड है, जो अभी 3 दिन पहले इसराइल भी गई थी, उन्होंने खड़े होकर कहा था कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ टेरर है अगर आप किसी का खाना पीना पानी बंद कर देते हो। मगर इसराइल ने माना नहीं। अब बात नंबर 2, हम किसके साथ खड़े हैं? हम तो हमेशा से इंसानियत के साथ खड़े हैं। हर वो शख्स जो इंसानियत में यकीन रखता है, सईद भाई, आज वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। मगर कुछ मानसिकता के लोग हैं, जब हिटलर ने यहूदी के ऊपर जुल्म किया था तो ये आरएसएस ने हिटलर का सपोर्ट कर दिया था। आज इजराइल अगर फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है तो ये लोग जाके इसराइल के साथ खड़े हो गए। तो ये तो जुल्म का हमेशा से समर्थन करते आए। हम इनके साथ, हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े। और बात नंबर 2, 1977 में जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने खड़े होकर कहा था कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों का जो लैंड है वो गैर कानूनी कब्जा कर लिया है, उनको खाली करना होगा। इतना स्ट्रिक्ट से उन्होंने कहा था। नेल्सन मंडेला ने सपोर्ट किया, पर एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी ने सपोर्ट किया। आज हमारा भारत देश का एक्सटर्नल मिनिस्टर ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि हम फिलिस्तीन के इंडिपेंडेंस के साथ खड़े हुए। मोदी जी तक ने परसों के दिन ट्वीट करके कह दिया कि हम ह्यूमैनिटेरियन जो फिलिस्तीन का हम उसके साथ खड़े हुए। मगर यहां कुछ लोग उनकी बात को भी नहीं मानते। तो खैर इनकी बात है वो, मगर हमारे देश ने हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ बात की। हमने भी हमेशा से आतंकवाद का खंडन किया है। हमने हमेशा से वायलेंस की निंदा की है। हर आतंक की घटना का हमने हमेशा से खंडन किया। तो वो लोग थे सईद भाई जिन्होंने आईएसआईएस के चीफ बगदादी को जानूम का कुत्ता कहा था। तो हमको ये फिलिस्तीन के साथ खड़े रहना मतलब अब आतंकवादी के साथ खड़े हो गए, ये जो लेबल ये लोग लगा रहे हैं ना, ये बिल्कुल सरासर गलत है, बेबुनियाद है। हम तो खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। हमारा तो आस्था का भी विषय है ना सईद भाई। वहां पर जेरूसलम के अंदर हमारी मस्जिद अक्सा भी है, हमारा बैतुल मुकद्दस है, हमारा पहला किबला है। तो हमको तो उसकी भी फिक्र है। और हम ह्यूमैनिटी के साथ जो खड़ा है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। हमारे भारत देश ने साफ कह दिया है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। आप शेख मोहम्मद बिन सलमान, जिसको मोदी जी ने गले लगाया, इतनी अच्छी बातें की, आज तो वो भी फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए। उन्होंने तो कहा कि 1967 का जो बॉर्डर का एक्ट है इसराइल को वो मानना चाहिए, उस हिसाब से सब करना चाहिए। तो वर्ल्ड स्टैंड विद फिलिस्तीन। अमेरिका के अंदर ज्यूज ने मोर्चा निकाला है और उन्होंने इसराइल के अगेंस्ट में बात की है। वारिस जी, क्षमा मैंने आपको बीच में रोका क्योंकि आपके पास बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ हैं। जुल मेस्टन, हम और हर एक आम भारतीय ये समझना चाहता है, हम भी सर, हमें समझ नहीं आता। आप तो डिफेंस एक्सपर्ट हैं सर, आपने बहुत युद्ध देखे हैं, दुनिया के हथियारों को, दुनिया की शक्ति को आप जनरल मेस्टन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सर, ये किस तरह से हमला होता है? इसमें मासूम फलस्तीनियों की क्या गलती है जिनका खाना पानी बंद कर दिया गया? और ये कैसे दूर देश में बैठा इजराइल या कोई भी देश तय करता है कि आतंकवादी ठिकाना कहां है? और ये कहता है कि हमने हमास के अड्डों को उड़ाया, और उड़ता है एक हॉस्पिटल, उड़ता है एक चर्च, और रिहायशी इमारतें धराशायी होती हैं, हजार लोग मरते हैं। सर, आपने सईद बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, कोई भी लड़ाई की ना कहीं शुरुआत होती है। इस लड़ाई की शुरुआत 7 अक्टूबर को ही थी, और अभी वारिस पठान ने भी उसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने जरूर बोला कि इजराइल ने क्या किया है, लेकिन एक भी शब्द उन्होंने ये नहीं बोला कि हमास ने क्या किया। जी, वो जो क्रूरता दिखाई गई है, जो बच्चों को नहीं छोड़ा है, जो औरतों को नहीं छोड़ा है। और देखिए, उनके जो ऑपरेशनल डायरेक्टिव था, मिलिट्री प्लान, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, किल मैक्सिमम जूस। ये काय के लिए था? ये इसीलिए था जो हिटलर ने किया, और जो यहूदियों के लिए, वारिस पठान जी तो समझते होंगे इस बात को, यहूदी वो कौम है जिसके साथ अत्याचार 7th सेंचुरी BC से होता जा रहा है, चाहे सीरियन एम्पायर से हो या रोमन एम्पायर से है, एडी के दौरान, और बहुत अत्याचार हुए हैं वहां, और उनकी पॉपुलेशन हमें हमेशा डिस्प्लेस ही हुई है। और ये जो अब्राहम एकॉर्ड्स का नाम है, देखिए ओरिजिन जूस का, या यहाँ पर जो अभी उन्होंने एक अल-अक्सा मॉस्क की भी बात उठाई है। जनरल मेस्टन, आप जिस समय बात कर रहे हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ गई, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमको बता दें। बड़ी खबर यह है कि गजा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक इसराइल ने की है। इसराइल ने फिर से बम गिराए हैं और मिसाइलें दागी हैं।
हमास के ठिकानों पर ये एयर स्ट्राइक इसराइल की तरफ से गजा में हुई है और अब तक का अपडेट भी आपको देते चलें, 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी आ चुकी है और यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। इस समय अभी अभी खबर आई है कि ये एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से अभी इसी समय हुई है। हमारे साथ जनरल मिस्टन है। जनरल मिस्टन अपनी बात कर रहे थे और ये लेटेस्ट तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं। यह ऐसा लगता है कि कई सारी इमारतें, लगता नहीं है, आप और हम देख सकते हैं, कई सारी इमारतें ध्वस्त कर दी गई हैं, उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। जैसे एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जमींदोज या धराशाही। धरा यानी कि जमीन में उसे मिला दिया गया है। इन इमारतों को धराशाही कर दिया गया है, इन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है और ये एयर स्ट्राइक का ही परिणाम है कि यहां ऊंची ऊंची इमारतें जो खड़ी थीं वहां पर अब सिर्फ मलबों का ढेर है। क्या ये सिर्फ इमारतें खड़ी थी? क्या इसमें लोग नहीं थे? ये सारी रिहायशी इमारतें हैं, रिहायशी इलाका है और दिल दहल जाता है इन तस्वीरों को देखते हुए